जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है। आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 में जैसे कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसी रिलेटेड पे आज कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। तो देखते हैं सवाल को। आयतन और क्षेत्रफल से आपके प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने चैप्टर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है तो आप प्ले लिस्ट में आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो देखिए काफी अच्छा सवाल है यहाँ पर कि एक घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यदि घनाभ की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4 गुना है और घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई की दोगुनी है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताएं। पार्श्व पूछे या आपसे कभी वक्र पूछे तो वक्र पृष्ठ और पार्श्व पृष्ठ का मतलब एक ही होता है, जिसको हम कहते हैं लिटरेस सरफेस एरिया। क्या कहते हैं? लिटरेस सरफेस एरिया, या हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो याद रखना है कि हमसे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो देखो इस सवाल कैसे कर सकते हैं कि लंबाई हमको दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर। यदि घनाभ की चौड़ाई लंबाई की 4 गुनी है, यानी घनाभ की जो चौड़ाई है बी वो उसकी लंबाई की 4 गुनी, तो लंबाई अगर 4 है तो 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 16 है। तो अर्थात चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 16। और घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई की दुगनी है, तो जो ऊंचाई है वो लंबाई की दुगनी है। तो हमारी लंबाई कितनी है, 4, तो 4 का दुगना कितना हो जाएगा, 8। क्लियर? 4 का दुगना कितना हो जाएगा, 8। तो आपकी जो दिल्ली कांस्टेबल में आपका जो प्रश्न पूछे आ रहे हैं तो आयतन और क्षेत्रफल से पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए एक दो सवाल आयतन और क्षेत्रफल से भी लिए गए हैं। तो देखते हैं लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता कर ली। अब हमको चाहिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, 2l + b गुणे ऊंचाई। यानी आपको याद रखना है कि चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वही आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी 2l + b गुणे ऊंचाई। क्लियर? तो हम रख देंगे यहाँ पर। तो लंबाई कितनी है आपकी, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 2l + b गुणे ऊंचाई। अगर आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछना है तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2lb + bh और +hl। तो यहाँ पे आपको संपूर्ण प्रश्न ना पूछ के आपसे पूछा है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है आपकी, तो लंबाई कितनी यहाँ 4, और चौड़ाई कितनी यहाँ पर, चौड़ाई कितनी है 16 है, और ऊंचाई कितनी यहाँ पर 8 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 4 कितना 20, तो 16 4 20, तो 2 × 20 × 8, तो 20 दूनी 40, और 40 में 8 गुणा करेंगे कितना होगा, 320। तो आपका जो आंसर होगा 320 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर करेक्ट होगा, जो कि डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे 2l + b गुणे ऊंचाई। यही आपका फॉर्मूला चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठ का मतलब ही होता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चलेगा, एक और प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आपका आयतन से संबंधित प्रश्न है, तो ये भी काफी अच्छा प्रश्न पूछा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है और उनकी ऊंचाइयां 2:1 के अनुपात में। तो ऊंचाइयां जो है वो कितने अनुपात में दी है, 2:1 के अनुपात में दी है। सॉरी, त्रिज्या दे रखी 2:1 और ऊंचाई कितनी, 5:2 के अनुपात में है। तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन याद रखेंगे πr²h। पाई आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। जब भी आप इस सवाल को देखते हैं तो हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे कि हमें त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:1। कितना दे रखा है, 2:1। और ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, ऊंचाइयों का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 5:2। ऊंचाइयों का अनुपात कितना, 5:2। आपसे चाहिए किसका अनुपात, तो हमको चाहिए आयतन का अनुपात। तो आयतन यानी v, तो आयतन का अनुपात चाहिए। तो जब भी आपको आयतन चाहिए तो आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, पाई कांस्टेंट होता है तो पाई को कैंसिल कर देंगे। हमें चाहिए त्रिज्या का वर्ग और गुणे ऊंचाई। तो जहां पर आपको r दे रखा है वहां पे हम त्रिज्या का वर्ग करेंगे, यानी r² करेंगे। तो स्क्वायर करने के लिए इसमें सब में वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग कितना, 1। तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 1। तो हमें त्रिज्या का स्क्वायर में अगर ऊंचाई गुणा करें तो डायरेक्ट आयतनों का अनुपात आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमें त्रिज्या का स्क्वायर, क्योंकि हमें चाहिए πr²h, तो r² में ऊंचाई गुणा कर देंगे तो आयतनों का अनुपात डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे r² की वैल्यू कितनी है, 4, ऊंचाई कितनी है 5, तो 4 × 5 = 20, और यहाँ पर त्रिज्या का वर्ग कितना 1 है, ऊंचाई कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2। कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएंगे, 2 × 1 = 2, 2 से काटेंगे क्या बार कट जाएगा, 10 बार। तो जहां पर आयतनों का अनुपात डायरेक्ट आ जाएगा आपका 10:1। बिल्कुल मात्र 10 सेकंड में इनको सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप से। तो आपका आंसर जो होगा बी आंसर आपका करेक्ट होगा,
10:1 आपका आंसर सही होगा। तो इस टाइप के इनको सॉल्व कर सकते हैं हम। अगला प्रश्न दिया है आपसे पिरामिड से, तो आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2025 के एग्जाम में आपकी पिरामिड और प्रिज्म से क्वेश्चन बहुत पूछे आ रहे हैं। तो एक पिरामिड का भी क्वेश्चन है, तो यहाँ देखेंगे एक लंब पिरामिड का आयतन 45√3 सेंटीमीटर क्यों दिया है, घन सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर कहा है कि अगर इसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी 6 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पिरामिड की जो आप फॉर्मूले याद रखेंगे तो आप शंकु को फॉर्मूले याद करके पिरामिड की याद फॉर्मूले बना सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो हम शंकु की सहायता से पिरामिड के फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, तो उसको कंसेप्ट को समझेंगे। हम लोग जानते हैं कि शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी सहायता से हम पिरामिड का आयतन निकाल सकते हैं। तो अगर हम पिरामिड का आयतन चाहिए तो पिरामिड का आयतन बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं कि पिरामिड का आयतन इसी सहायता से, तो पिरामिड का आयतन हो जाएगा 1/3। ये जो पाई आर स्क्वायर होता है वो शंकु का क्या होता है, ये वृत्त का क्या होता है, क्षेत्रफल, जो शंकु का क्या होता है, आधार। क्योंकि शंकु आपका इस टाइप का होता है, तो ये शंकु का क्या होता है, आधार। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो ये हो जाता है आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल और h क्या होती है, ऊंचाई, तो h हो जाएगी आपकी ऊंचाई गुणा ऊंचाई। तो इसलिए पिरामिड का आयतन का जो फॉर्मूला होगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो पिरामिड का जो फॉर्मूला निकालेंगे हम शंकु की सहायता से निकालेंगे। तो अभी आयतन की जरूरत थी तो मुझे आयतन का फॉर्मूला निकाल लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार आप प्रिज्म का जब फॉर्मूला निकालना हो तो आप बेलन की सहायता से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। शंकु का आयतन याद रखिएगा, पिरामिड का आयतन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए हमें पिरामिड का आयतन दे रखा 45√3, तो इस आयतन की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी हमको कितनी, 45√3। तो हम देखेंगे 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर दे रखा 45√3। अब यहाँ कंडीशन है कि इस पिरामिड का जो आधार एक समबाहु त्रिभुज है। तो अब देखते हैं आधार, तो आधार इसका एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, समान। अब हम क्या करेंगे, इस आधार का क्षेत्रफल, आधार आपका एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो हम क्या करें, आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहाँ पे। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 6, तो 6 का वर्ग कितना होगा, 36। तो √3/4 गुणे 36, यानी ए की वैल्यू कितनी दे रखी, 6, तो 6 का वर्ग 36। 4 से सॉल्व करेंगे, 4 9 36, तो ये आ जाएगा कितना, 4 से कटेगा क्या बार, 9 बार, तो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पिरामिड का जो आधार का क्षेत्रफल है वो 9√3, तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे ऊंचाई बराबर कितना दिया, 45√3। क्लियर। इसको जब सॉल्व करते हैं, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। जब 3 से 45 काटेंगे तो 15 बार कट जाएगा, h बराबर कितना आएगा, 15। तो इसकी जो ऊंचाई आएगी पिरामिड की वो कितनी आ जाएगी, 15 है। क्लियर। तो इसकी सहायता से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो हम लोग जो भी पिरामिड के फॉर्मूले बनाएंगे वो शंकु की सहायता से बना सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ए आंसर। तो ए बराबर आपका जो ऊंचाई बराबर कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप एक बार जिन लोगों का एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है तो आप लोग क्या करिएगा, प्रिज्म और पिरामिड और बेलन और क्या नाम आयतन और क्षेत्रफल के क्वेश्चन देख के जाइएगा, तो आपको काफी मदद मिलेगी यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं इस टाइप का ये सवाल जो दिया गया है साढ़े ब्याज का है, तो 1-2 क्वेश्चन साढ़े ब्याज के भी पूछे जा रहे हैं। तो ए 90,000 रुपए की राशि 5% की साढ़े ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। यदि वह इसे 7% ब्याज दर पर, यदि वह इसे 7% की ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार देता है, तो उसे पूरे लेन देन में होने वाले लाभ ज्ञात कीजिए। तो जब भी आप इस टाइप के सवाल देखते हैं तो ए ने टोटल रुपए लिया कितना, 90,000 रुपए, टोटल 90,000 रुपए लिया ए ने। और ए ने जब उधार लिए थे तो 5% वार्षिक की दर से लिए थे, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो ए ने क्या है, इतना रुपए उधार लिया किसी बैंक से, तो ए ने 90,000 रुपए लिया, वो भी 5% वार्षिक की दर से। लेकिन उसने ये रुपए अपने पास न रख के तत्काल दूसरे व्यक्ति को दे दिया बी को, और बी को दे दिया उसने 7% वार्षिक दर से, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो ए ने जो रुपए लिए वो 5% उधार लिए हैं और बी को दे कितना दिया, 7% 4 वर्ष के लिए। तो इस लेन देन में बी को कितना रुपए का लाभ हुआ। तो ए ने उधार लिए थे 5%, लेकिन बी को दे दिया उसने क्या परसेंट पर, 7%। कुल मिला के उसको क्या परसेंट की फायदा हुई, 2% की।
तो आप ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट करिएगा कि ए को टोटल ब्याज देना है 5 चौको कितना 20%, क्योंकि साल ब्याज हर साल समान होता है, तो एक साल में 5%, तो 4 साल में ए को कितना ब्याज देना है 20%। लेकिन जब ए ने इसी राशि को बी को दे दिया वापस, तो 7% पे वापस दिया, उसको 7% ब्याज पर दिया है, तो एक साल में 7% ब्याज ले रहा है, तो 4 साल में कितना 28%। तो कुल मिला के ए को इस लेन देन में ए को देना पड़ेगा 20% ब्याज, लेकिन बी से कितना ले रहा है 28%, तो इसमें कितने परसेंट की फायदा हो रही है, तो बी को कुल मिला के 8% की फायदा हो रही है। तो होने वाला जो लाभ है बी को 8% है, कितना है 8%, लेकिन 8% कितने का है 90,000, तो हम टोटल रुपए कितना लिया था उधार, तो 90,000 का 8% निकाल देंगे, तो डायरेक्ट बी का लाभ हो जाएगा। जब भी ऐसे सवाल दिखते हैं तो इस प्रकार डायरेक्ट बना सकते हैं, सीधा गुणा कर देंगे, 500 को 20% ए को ब्याज देना है, लेकिन बी जो ले रहा है कितना ले रहा है, ए से बी कितना ले रहा है 28%, तो यहाँ क्या परसेंट लाभ हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ लाभ हो रहा है आपका कितना, तो यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो आपका हो रहा है कितना परसेंट 8% का, तो 8 निम 72, तो यहाँ 7200 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 8 सॉल्व करेंगे तो 8 निम 7200 रुपए का लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका 7200 आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। इस सवाल का आंसर कितना होगा 7200। क्लियर, इस सवाल को इस टाइप से बना सकते हैं मात्र 10 सेकंड में। चलिए हम लोग एक और प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर चोर और सिपाही संबंधित प्रश्न है कि एक पुलिस कर्मी को, क्लियर, ये प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं कि एक पुलिस कर्मी को 210 मीटर की दूरी पर एक चोर को दिखाई देता है। जब पुलिस कर्मी ने उसका पीछा करना प्रारंभ किया तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस कर्मी की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर को पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका होगा। देखिए जब भी आप चोर सिपाही वाला सवाल देखें वो भी इस टाइप का, तो मात्र इसको 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो इस सवाल को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो एक तरफ लिखेंगे आप पुलिस और एक तरफ लिखेंगे चोर। एक तरफ लिखेंगे क्या, चोर। पुलिस और चोर की चाल का अंतर अनुपात दिया है, पुलिस की चाल दे रखी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल दे रखी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिस की चाल कितनी है 32 और चोर की चाल कितनी है 25। तो यहाँ पर ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर इन पर डिस्टेंस कितना है 210 मीटर। तो पुलिस ने चोर को 210 मीटर की दूरी से देखा है। तो देखिए ध्यान से, जब भी पकड़ने की बात होती है, यहाँ पर पकड़ा है कि चोर को पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका होगा। तो ऐसे सवालों को हमेशा अनुपात से करिएगा। जब इनका अनुपात करेंगे तो इनका अनुपात आएगा 32:25। जब समान समय होता है तो चाल और दूरी का रेशियो 1 होता है। तो कुल मिला के पुलिस ने 32 मीटर दूरी कवर की होगी तो चोर ने 25 मीटर दूरी तय की होगी। तो चोर और पुलिस में कितने मीटर का अंतर है 7 का, क्वेश्चन में कितना 210 मीटर का। तो 7 बराबर 210 मीटर है, तो 1 बराबर अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 30 मीटर। यहाँ पूछा है कि चोर द्वारा तय की गई दूरी, कि चोर ने कितनी दूरी तय करी होगी, तो चोर ने कितनी दूरी तय करी 25, तो 25 में 30 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 25 में 3 गुणा करेंगे कितना आएगा 75, तो आपका 750 मीटर आपका आंसर होगा। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछना है तो आपको कितना बताएंगे 750, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिएगा अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न वर्किंग टाइम से है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है और बी और सी ए के साथ हर तीसरे दिन में, प्रत्येक तीसरे दिन में बी और सी के साथ ए के साथ कार्य करता है, तो यह कार्य पूरा दिन में कितने समाप्त करेंगे। ये सवाल जो आते हैं वो आपको बारी बारी संबंधित प्रश्न है। तो देखो इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं कि ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी उसी कार्य को कितने में पूरा करेंगे 60 दिन में। तो 20 और 30 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पर कुल काम हो जाएगा कितना 60। एक ऐसी संख्या चुनो जो 20 और 30 60 दोनों से कट जाए, तो यहाँ पर कुल काम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 20 3 60 और 30 दूनी 60, 60 एकम 60। क्लियर। तो एक दिन में कितना काम करता है 3, और बी एक दिन में कितना करता है 2, और सी एक दिन में कितना करता है काम 1। तो यहाँ तीनों की क्षमता आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा है कि यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है, तो ये बारी बारी संबंधित प्रश्न है। ए लगातार कार्य करता है, तो जब ए लगातार कार्य करता है और बी और सी ए की मदद हर तीसरे दिन करते हैं, तो देखो इस सवाल के लिए क्या करते हैं कि ए लगातार करता है, ए ने मतलब पहले दिन अकेले काम किया होगा, तो एक दिन में कितना काम करता है 3, दूसरे दिन भी ए ने अकेले काम किया होगा 3। अब जैसे तीसरा दिन आता है तो ए की मदद करने आ जाते हैं बी और सी। तो तीसरे दिन
ए बी सी तीनों ने मिलकर एक साथ काम किया होगा। जब भी आप इस टाइप के सवाल देखते हैं तो ये सिक्वेंशियल वाले क्वेश्चन होते हैं वैकल्पिक रूप से। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, दूसरे दिन भी ए ने 3 काम किया होगा, और जैसे प्रत्येक तीसरे दिन में बी और सी मदद करने आते हैं किसकी, ए की, तो प्रत्येक तीसरे दिन में मदद करते हैं बी और सी। तो बी और सी तीसरे दिन में आएंगे तो ए बी सी करेंगे, 3 2 5 और 1 6, तो कुल मिला के 3 दिन में कितना काम हो गया, तो 3 दिन के अंदर काम हो गया यहाँ पर, 3 दिन के अंदर काम हो गया 3 3 6 और 6 6 12। तो इसका मतलब ये हर 3 दिन में ये मिलकर 12 काम करेंगे। तो ऐसे ही काम सिक्वेंस से आगे होता रहेगा, हर 3 दिन में काम कितना 12, और मुझे करना कितना है 60। तो 60 करने के लिए कितने गुणा करें, तो 12 में 60 का करने के लिए कितने गुणा करेंगे 5 का, तो 5 के इधर भी करेंगे, तो 5 या 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा कितना 60। तो ये कार्य पूरा कितने में खत्म होगा 15 दिन में। तो इस सवाल का आंसर 15 दिन आपका करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो इस सवाल को मात्र 10 सेकंड में सवाल कर सकते हैं इस टाइप से। ये बारी बारी संबंधित प्रश्न था। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न काफी पूछे जाते हैं कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24 36 54 से पूर्णतया विभाज्य हो। ऐसे सवालों के लिए हमेशा ऑप्शन से करें तो जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। देखिए हमें भाग किससे देना है, 24 36 और 54। इसमें हम क्या होगा, तो डिविजिबल रूल लगाएंगे, यानी विभाज्यता के नियम से इनको मात्र 10 सेकंड या 5 सेकंड में इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं 24 किससे कटता है, 24 जो है आपका 8 और 3 से कट जाएगा। 36 को अगर हम देखते हैं किससे काटेंगे, 9 और 4 36। तो हमें क्या है कि 9 4 या 8 का रूल लगाएंगे। तो 9 का नियम क्या होता है, सभी अंकों का योग 9 से कट जाए, और 4 का डिविजिबल रूल याद रखना चाहिए कि लास्ट के 2 अंक कट जाए, और 8 का नियम लास्ट के 3 अंक। तो हम लोग नियम से इनको लगा सकते हैं। अगर हम ए ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ लास्ट में 45 आ रहा है, तो 45 देखो 4 का नियम ये होता है कि लास्ट के 2 अंक कट जाए, तो हम डिविजिबल रूल से इनको सॉल्व करेंगे। तो 4 के रूल से ये 45 नहीं कटेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखेंगे तो 63 भी 4 से नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखेंगे 4 से 36 कट जाएंगे, तो 9 चौको 36, ये सही हो जाएगा। और डी आंसर देखेंगे तो डी आंसर 4 से भी नहीं कटेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसको हम ऑप्शन की सहायता से चेक कर सकते हैं। और चेक करना है तो 9 का नियम, तो 9 का नियम से भी चेक कर सकते थे सी ऑप्शन को। तो 9 से 9 कट जाएंगे, 9 कट जाएंगे, और 6 3 9, तो ये 9 से भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस टाइप के सवाल को आप ऑप्शन से ही करिएगा, मात्र 10 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न ये देखेंगे, रेशियो संबंधित प्रश्न है कि यदि 15x बराबर 24 y बराबर 32 z है तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करें। देखो जब भी आप इस टाइप के सवाल देखते हैं तो अगर आप रेशियो लेने में असमर्थ हैं तो सबसे अच्छा इसका लॉजिक जो बनता है, हमें x y और z का मान निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि 15x बराबर 24 y बराबर 32 z। आपको जिसका मान चाहिए उस पार्ट को बंद कर लेते हैं। जैसे अगर हमें x का मान चाहिए, यहाँ पर जैसे हमें x का मान चाहिए तो x वाले पार्ट को बंद कर लो, तो इधर संख्या बची कितनी 24, कितनी बची यहाँ पर 24 और कितना 32, तो 24 गुणे 32 लिख देते हैं हम। क्लियर। अगर हमें यहाँ पर y का मान चाहिए, y का मान निकालना है यहाँ पर, अगर हमें यहाँ पर y का मान निकालना तो y वाले पार्ट को बंद कर लेंगे। इधर क्या संख्या बच रही है, तो इधर संख्या बचती है 32 और कितना 15। अगर z का मान चाहिए तो z को पार्ट बंद कर लेंगे, तो इधर संख्या जो बचती है 24 गुणे 15, तो 24 गुणे 15। अब इनको हम वापस बीच में कट कर सकते हैं और कट करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से सॉल्व करते हैं इनको। तो ये सब देखो 6 से यहाँ देखिएगा सब 8 से कट जाती हैं, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 चौको 32। क्लियर। और काटने की कोशिश करेंगे, 3 से भी कट जाएंगे यहाँ पे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 3 अच्छे 24। क्लियर। अब कोई वैल्यू नहीं कट रही तो ये हो जाएगा 8 चौको 32, 4 पंचे 20 और कितना यहाँ बचा 15। तो आपका जो आंसर होगा 32 अनुपात 20 अनुपात 15। इस सवाल का आंसर जो होगा 32 अनुपात 20 अनुपात 15। तो इस टाइप से इनको सॉल्व करेंगे आप बंद करके। सबसे बेस्ट तरीका होता है जब आप एलसीएम नहीं ले पाते हैं। तो 32 अनुपात 20 अनुपात 15, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। इस प्रकार इनको सॉल्व करेंगे तो कम समय में इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा एक और प्रश्न देखते हैं। ये भी काफी अच्छा प्रश्न दिया है गया है, देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रश्न है कि एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 26 रुपए में बेचा गया होता तो उसे लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए ये लाभ हानि का प्रश्न है और मैंने लाभ हानि की पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है, तो पूरा चैप्टर को कंप्लीट किया गया। जो लोग
पहली बार चैनल पे देख रहे हैं या प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी दिक्कत हो रही है आप, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके 1 से लेकर 10 तक पार्ट डले हैं, तो आप एक कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको सिक्वेंस से हर टाइप को कंप्लीट कराया गया है। चलिए देखते हैं। एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो देखो, जब भी इस टाइप के सवाल देखते हैं हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं कि 10% का लाभ होता है। जब कोई चीज लाभ पर बेचेंगे तो हम 110 में बेचेंगे, तो 10% लाभ हुआ तो हमने कितने में बेचा इसको 2200 रुपया में। क्लियर यहाँ पर। अब उसने कहा 2600 रुपए में बेचा गया होता तो उसे कितने % लाभ होता, तो 2600 रुपए में बेचा गया होता तो उसको कितना % लाभ होता, तो मान लेते हैं इसको X% में बेचा गया होगा। तो इसको दो तरीके से इनको लगा सकते हैं, हम आपको दोनों तरीके बता देते हैं। ये अच्छा सवाल होता है कि अगर उसने कहा कि इसको 26 रुपए में बेचा गया होता तो कितने % लाभ होता, तो इसको हम क्रॉस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 110% गुणे 2600 और X की वैल्यू निकालना है मुझे, तो X% गुणे 2200। ठीक है, इनको जब सॉल्व करिएगा तो देखिए ध्यान से, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगे, 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, और 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, ये 20 बार कट जाएगा। 0 से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा कितना 13, 130 बार कट जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 130%। अगर x की वैल्यू 100% से ज्यादा है तो उतना लाभ होगा, अगर 100% से कम है तो उतनी हानि होगी। तो ये वैल्यू 100% से ज्यादा है क्योंकि 130% आया, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 30% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी आंसर आपका करेक्ट होगा, 30% का लाभ हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर। ऐसे सवालों को मात्र आप 10 सेकंड में इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ क्रय मूल्य निकाल के भी सॉल्व कर देते हैं। जैसे क्रय मूल्य निकाल के सॉल्व करते हैं तो उसको भी हम आपको बता सकते हैं कि अब उसने इसको 10% लाभ पर बेचा, तो 10% मतलब 110% बराबर कितना आया 2200। तो उसने क्या सॉल्व किया तो 0, तो 11 दूनी 22, तो 1% बराबर कितना आया 20, तो 100% बराबर क्रय मूल्य होता है तो 2000, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 2000। अब उसने 2000 वाली चीज कितने में दी 2600 रुपया में। अब इसको भी इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो। तो 2000 वाली चीज जब 2600 में बेचोगे तो आपको लाभ होगा। तो लाभ कितने हुआ यहाँ पर, तो लाभ हुआ कितने का 600 रुपए का, कितने में से 2000 में से, और परसेंटेज बनाने गुणा कितने का 100, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 20 में भाग देंगे 600 में 20 का भाग में कितना आएगा 30, तो आपका आंसर भी 30% लाभ होगा। तो इस टाइप से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो लाभ हानि की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसमें देख सकते हैं, वहां ऐसे सब क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पूरा चैप्टर खत्म किया गया कंसेप्ट वाइज। चलेगा, एक ये परसेंटेज का सवाल है, काफी अच्छा सवाल माना जाता है। तो देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है और उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है, 30% वृद्धि हो जाती है, और वह अपने खर्च में भी 20% वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए इसका बहुत ही अच्छा सवाल कंसेप्ट बताएंगे। देखिए इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो देखो आय बराबर क्या होता है, तो आप पहले जानकारी रखेंगे। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। तो आय, खर्च और बचत। तो आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। तो देखो एक व्यक्ति अपनी आय का कितना % खर्च करता है 60%। मान लो उस व्यक्ति की आय 100 है, तो उसने अगर 60% खर्च कर लिया तो बचाए कितने 40, यानी 100 रुपए में 60 खर्च कर लिए तो बचे कितने 40। इसको हम रेशियो बना सकते हैं। तो रेशियो बनाएंगे तो 20 से काट देंगे 20 5 100, 20 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा और ये 2 बार। तो अर्थात तो इनकी आय 5 रुपया है तो खर्च 3 रुपया है, तो बचत कितने की 2 रुपए। तो खर्च, आय खर्च बचत का अनुपात आ गया 5 अनुपात 3 अनुपात 2 है। जब भी आप ऐसे सवाल देखें तो आप रेशियो से करें, बहुत जल्दी कर सकते हैं कि आय में 30% की वृद्धि, तो हम आय में 30% वृद्धि करते हैं तो 30 पंच कितना हो जाएगा 150। माना कि डायरेक्ट सीधा गुणा कर देते हैं 30% वृद्धि, तो माना कि उसकी कुल आय 150% है। उसने कहा उसके व्यय में 20% वृद्धि, तो व्यय में कितने % वृद्धि 20%, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। तो खर्च कितना हो गया 60%। कुल मिला के उसने कमाया कितना उसने 150%, उसमें खर्च कितना कर दिया 60%। तो 150% में अगर 60% खर्च कर दिया तो बचे कितने यहाँ पर, तो बचे कितने 90%। और 90% किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। तो यहाँ पूछना है कि बचत में कितने वृद्धि है, तो यहाँ जो वैल्यू बचती है उसका भाग दे देंगे, तो 2 में 90 का भाग देंगे कितना आएगा 45%। तो इस सवाल का आंसर जो होगा वो कौन सा होगा 45% आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए है। तो इस टाइप के आप सही प्रश्न बना सकते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।